एक रैंक होल्डर हैं, उनके हाईएस्ट मार्क्स आए थे। बहुत सारे टीचर्स ने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया था कि आपके इतने ज़्यादा मार्क्स कैसे आ गए ऑडिट में, हमें आपकी कॉपीज़ देखनी है। सो गाइस, स्वागत है आपका इस मार्गदर्शन सीरीज़ के पार्ट नंबर 2 में। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर कर रहा हूं। अगर आपको सूट करता हो तभी आप फॉलो कीजिए, वरना आप मत कीजिए। अब जैसे ही आपकी कोचिंग्स खत्म हो जाती हैं, कोचिंग्स खत्म होने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले आपको जो भी अभी रीसेंट अटेम्प्ट हुआ है उसके आपको सेशन आंसर चेक करने होंगे। सेशन आंसर चेक करने के बाद आपको उसमें पता लग जाएगा कि भाई आईसीएआई का लेवल क्या होता है। आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपके जो भी कोचिंग वाले सर हैं उन्होंने आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कराए हैं या नहीं कराए हैं। अब क्वेश्चंस में फिगर डिफरेंट हो सकती है, क्वेश्चन में अमाउंट डिफरेंट हो सकते हैं, क्वेश्चन में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनके नेम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो रहा है तो आपके साथ कुछ अनफेयर हुआ है। अभी सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका क्लियर नहीं हुआ था, तो वो लोग कह रहे थे कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे सर ने नहीं कराया था। और आईसीएआई में सिर्फ एकमात्र इकलौता यही एक क्वेश्चन था जिसमें कॉन्सेप्ट डिफरेंट था। तो भाई यहाँ पे जो भी आईसीएआई का स्टडी मेट है उन्होंने क्या किया, उसको आईसीएआई स्टडी मेट को अंडर एस्टिमेट कर लिया। उन्होंने सोचा यार ये क्वेश्चन जो है ना ये नहीं आएगा, इसको स्किप कर देते हैं। या उन्होंने सोचा कि ये वाला जो क्वेश्चन है हम वैसे ही करके आएंगे जैसा कॉन्सेप्ट हमारे सर ने सिखाया है। तो यहाँ पे जो भी उन्होंने क्या किया, उनका जो स्कोप था उसको और नैरो कर लिया। उन्होंने सोचा यार जितना मेरे सर ने कराया है बस वही है, बाकी कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपको आईसीएआई स्टडी मेटल को 100% करके जाना होगा, कुछ भी आप नहीं छोड़ सकते। 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से 39 क्वेश्चंस आपके सर ने करा दिए। 39 क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सिमिलर टाइप के हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है जो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है, आप मेरा विश्वास मानिए ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल का ब्लेंड है, बाकी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें से प्रैक्टिकल है। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एबनॉर्मल गेन की बात करी है, बाकी सारे के क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एबनॉर्मल लॉस की बात करी है। तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि आपको सारा का सारा 100% आईसीएआई मेटल करके जाना होगा, ठीक है। गलती आपकी होगी अगर आप आईसीएआई मेटल नहीं करते हो, गलती और किसी की नहीं होगी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी सेशन आंसर चेक करना क्यों जरूरी होता है? अब सेशन आंसर्स में आपको कंटेंट चेक करना होगा। जो भी आंसर्स के अंदर कंटेंट लिखा होता है, खास करके जो भी थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं उसमें जो भी कंटेंट लिखा होता है, आपको ये देखना है कि आपके जो भी कोचिंग मटेरियल है जिससे आप पढ़ रहे हो, क्या वो कंटेंट मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको ये भी चेक करना होगा। क्योंकि होता क्या है, कई बार कुछ टीचर्स क्या करते हैं, अपना जो भी अपना कंटेंट बना रहे होते हैं, जो भी अपना कोचिंग मटेरियल बना रहे होते हैं, तो वो आईसीएआई मटेरियल को ध्यान में नहीं रखते हैं। आईसीएआई मटेरियल से कंटेंट कॉपी करके नहीं लिखते हैं। वो क्या करते हैं, वो गूगल से या कहीं और से कोई आर्टिकल पढ़ लिया, अपने कंटेंट को, अपना जो कोचिंग मटेरियल है उसको बहुत ज़्यादा ईजी बनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, कहीं और से कंटेंट, कुछ और बुक्स रेफर कर लेंगे, सीएस की बुक्स रेफर कर लेंगे, तो वहाँ से वो लोग कंटेंट लिखते हैं। अब जो भी आपका पेपर चेक कर रहा है वो आपका कंटेंट देखेगा कि भाई सेशन आंसर से आपका कंटेंट मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, एटलीस्ट आपके कीवर्ड्स तो मैच होनी चाहिए। तो वहाँ पे अगर आपके कीवर्ड्स भी मैच नहीं हो रहे हैं, आपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखी है, तो आपके मार्क्स पक्का कट हो जाएंगे। तो आपको भाई ध्यान रखना होगा, आपकी जो लैंग्वेज है, आप सीए स्टूडेंट हो, आप प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, तो आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, आपकी कीवर्ड्स आपको लर्न होने चाहिए। तो आपको ये जरूर देखना होगा कि जो भी आपका कोचिंग मटेरियल है उसमें वो आपका जो भी कोचिंग मटेरियल में कंटेंट है वो आपका सेशन आंसर से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद मैं आपको सीए फाइनल एक सब्जेक्ट है ऑडिट, उसका एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अब सीए फाइनल का ऑडिट का जब मेरा एग्जाम हो गया था मैं बहुत खुश था, लेकिन जब रिजल्ट आया, रिजल्ट में मेरे बहुत कम मार्क्स थे। अब फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी कॉपीज़ मंगवाई स्क्रूटनी के लिए। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब मेरी कॉपीज आती हैं, मैं और मेरे जो भी सीनियर्स होते हैं हॉस्टल में, हम लोग साथ में बैठे हुए होते हैं, तो हम लोग फिर अपने रीजंस पता लगाते हैं कि भाई हमारे मार्क्स कम क्यों रह गए। हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले मैं काम क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि ये जो सेशन आंसर में जो कंटेंट लिखा हुआ है ये कंटेंट आया कहाँ से है। आईसीएआई मटेरियल से बाहर तो हो नहीं सकता। होता क्या है, 80% जो पेपर होता है, 80% पेपर में जो भी कंटेंट लिखा होता है वो सारा का सारा आईसीएआई मटेरियल में मिल जाता है।
लेकिन 20% कंटेंट ऐसा होता है जो आईसीए के मिडिल में नहीं होता है, वो होता है ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स में। ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट जो कि हर कोई छोड़ के जाता है। मेरे जितने भी सीनियर्स थे वो सब के सब स्किप करके गए थे ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट, और जो टीचर्स हैं टीचर्स भी नहीं कराते हैं। टीचर्स कहते हैं कि भाई ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट से करना इम्पॉसिबल है, इतनी मोटी बुक है। वो लोग क्या करते हैं, वो जो भी एसेज होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, उसकी एक छोटी सी समरी दे देते हैं। लेकिन जो भी रैंक होल्डर हैं, एक रैंक होल्डर हैं, उनके हाईएस्ट मार्क्स आए थे। बहुत सारे टीचर्स ने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया था कि आपके इतने ज़्यादा मार्क्स कैसे आ गए ऑडिट में, हमें आपकी कॉपीज़ देखनी हैं। लेकिन जब उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी शेयर करी तो उसमें बताया था कि उन्होंने ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट की समरी बनाई थी। तो आपको ध्यान रखना होगा, सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, सबसे पहले आपको जो भी सेशन आंसर्स हैं, जो भी पास्ट पेपर्स हैं, उनको देखना होगा कि भाई आपकी प्रिपरेशन, क्या आप लायक हो नहीं हो एग्ज़ाम देने के, आपको ये सब चेक करना होगा। अब बात करते हैं कि आपको थ्योरी सब्जेक्ट कैसे पढ़ना होगा। सबसे पहले तो भाई ये डिसाइड कर लो कि आपको कौन से मटेरियल से पढ़ना है। आपका कोचिंग मटेरियल कौन सा होना चाहिए, आपका स्टडी मटेरियल के साथ आपको कौन कौन सा मटेरियल रेफर करना है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका पूरा सिलेबस है उसको आपको डिवाइड कर लेना है पार्ट्स में। अब ये कैसे डिवाइड करना है, ये आप अपने सीनियर से डिस्कस कर सकते हो, अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है, आप अपने वेटेज के हिसाब से एग्ज़ाम में कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आप जो भी सब्जेक्ट है उसको डिवाइड कर सकते हो। या कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो वो सब्जेक्ट जो है, वो चैप्टर जो है पर्टिकुलर, वो उसको आप बिल्कुल एंड में कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस वाले स्टेप पे आपको जो भी आपके सारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आपको डिवाइड कर लेना है पार्ट्स में। फिर कौन सा पार्ट सबसे पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, इसकी आपको सीक्वेंसिंग करनी होगी। अब जैसे ही आपका पूरा सब्जेक्ट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना होगा, आपको एग्जाम ओरिएंटेड रहना पड़ेगा सर। एग्जाम ओरिएंटेड रहने का मतलब ये होता है कि भाई आपकी जो भी नॉलेज है, आपका जो भी ज्ञान है, आपका जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो भी आपको कोचिंग से मिली है, उसको भाई साइड में कर दो। अभी आपका जो भी कंटेंट लिखा हुआ है आपकी बुक्स में, आपके लिए सिर्फ सबसे ज़्यादा वही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कैजुअल रीडिंग नहीं करनी है। कैजुअल रीडिंग का मतलब क्या है, जो भी बुक में कंटेंट लिखा हुआ है आप बस उसे रीड करते जा रहे हो मैगजीन की तरह, कोई सेल्फ हेल्प बुक की तरह नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप बैठ के अच्छे से समझिए, अंडरस्टैंड करिए। उसके बाद आप उसको पॉइंट्स में डिवाइड करिए। जैसे कि कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, कोई बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो उसको पहले पॉइंट्स में डिवाइड करिए। वहाँ पे आप लिखिए कि भाई पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। यानी कि जो पैराग्राफ है उसको आपने पहले पॉइंट्स में उसको डिवाइड करिए। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स के अंदर आपको कीवर्ड्स ढूंढने होंगे। कीवर्ड्स ढूंढ लो आप, और साथ में आप क्या कर सकते हो, साथ में कुछ ना कुछ स्क्रिबल करते रहो, वहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ पे पेंसिल से लिखते रहो, चार्ट्स वगैरह बनाते रहो।